तो हेलो गाइस, इट इज भारद्वाज फ्रॉम मेमोरी मंथन। तो आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जिसमें कि आज हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। तो बिना टाइम जाया किए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया कि इंडिया में कॉमर्स कैसा हुआ करता था और लोग कॉमर्स का किस तरह से यूज करते थे। तो जिस लेवल पर आज के टाइम पर कॉमर्स है, उससे पहले कॉमर्स ने काफी लंबी जर्नी तय की है, काफी लेवल्स पास की हैं, तब जाकर आज ये इस लेवल पर है। और हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री को देखते हुए कि आज ये अपनी चरम सीमा पर है, अपनी हाईएस्ट पीक पर है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या लेवल्स थी जो कॉमर्स पास करके आया है। तो पहले देखते हैं बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अगर हम शुरू की ही बात करें, जब कॉमर्स होना शुरू हुआ था तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि किसी इंसान के पास अगर एक्स्ट्रा गेहूं है और उसे चावल चाहिए, तो उसे कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो और उसे गेहूं चाहिए हो। तो इससे क्या होता था कि ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल था और लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए और बोल सकते हैं ट्राइब्स में डिवाइड हो गए वो। तो हर ट्राइब क्या करता था कि कुछ लोग उसमें एग्रीकल्चर काम करते थे, कुछ मतलब जो भी उनकी नीड्स होती थी उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए जो भी काम होते थे वो सभी आपस में बांट लिया करते थे और मिल बांट कर उसका यूज करते थे। तो डिवीजन जारी रहा, तो उससे क्या हुआ कि फैमिलीज में डिवाइड हो गए लोग, और एक फैमिली कोई भी इतने मेंबर्स नहीं होते थे उस फैमिली में कि वो सभी अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके अपने आप ही। तो क्या हुआ कि इससे उनकी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया कि जो लोग पहले एग्रीकल्चर कर रहे थे वो एग्रीकल्चर ही करते रहे, और जो हेल्पिंग वर्क में थे तो वो ऐसा करते थे कि वो बिजनेस में आ गए, वो बिजनेस क्या करते थे। और आप अब सोचेंगे, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि जब उस टाइम पर मनी ही नहीं था तो बिजनेस कैसे करते थे। तो वो बिजनेस इस तरह से करते थे कि वो लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनसे सामान लाते थे। जैसे कोई अगर गेहूं कर रहा है, गेहूं उगा रहा है, तो उससे गेहूं लाकर एक मार्केट में बैठ जाते थे सामान लेकर। और अगर किसी को खरीदना होता था सामान, तो वो ऐसा करते थे कि अगर किसी के पास फ्रूट्स एक्स्ट्रा है तो फ्रूट्स देकर गेहूं ले आता था। जो भी उसे चाहिए था वो अपने सरप्लस में से देकर ले आता था सामान। तो इससे एक ये प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी, कोई फिक्स वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की नहीं थी कि किसी ने अगर कोई फ्रूट्स देकर ला रहा है तो इसमें भी कुछ होना चाहिए था कि फ्रूट की ये वैल्यू है, इतने फ्रूट से इतना आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, ऐसा नहीं कर पाए वो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मनी का इन्वेंशन हुआ यहाँ पर, और ये आपकी थर्ड स्टेज हो गई। और मनी जो था उसमें शुरू में ऐसा हुआ कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कॉइन्स उन्होंने पब्लिश किए, और उन कॉइन्स पर उनकी फोटोज वगैरह छपी हुआ करती थी और वो उनके किंगडम में ही चला करते थे। तो उसी जो कॉइन की जो मतलब मनी की जो ये स्ट्रेटेजी थी, जो इन्वेंशन था, वो इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हम मनी का यूज कर रहे हैं, और बस उसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और इसी से आज जो कॉमर्स है इस लेवल तक पहुंच पाया। तो भी कॉमर्स की हिस्ट्री इतनी ही थी, और हम आगे चलते हैं अपने इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम पर। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? इंडिजीनियस का मतलब होता है यहाँ पर स्वदेशी, मतलब हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम।
तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत पुराना है। एक बुक है कौटिल्य इकोनॉमिक्स, जो कि कौटिल्य जी ने लिखी थी। इसमें बैंकिंग सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम कितना पुराना है। तो जो लोग बैंकिंग सिस्टम में थे, जो बैंकिंग सिस्टम में हेल्प करते थे या इसमें वर्क करते थे, उन्हें हम बैंकर्स कहा करते थे। और जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में काम करते, मतलब अपने देश के बैंकिंग सिस्टम में काम करते थे और करते हैं भी, उन्हें इंडिजीनियस बैंकर्स कहा जाता है, मतलब स्वदेशी बैंकर्स। देखते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स ऑफ इंडिया कौन थे, स्पेशली किन लोगों को कहा जाया करता था बैंकर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स। तो ICBEC के अकॉर्डिंग, मतलब इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी के अकॉर्डिंग, ये वो लोग थे जो किसी से पैसा लेते थे। मतलब कोई अगर पैसा डिपॉजिट करना चाहता, जैसे आजकल बैंक में होता है, तो वो मनी को डिपॉजिट करते थे और लोगों को लोन दिया करते थे और हुंडीज में डीलिंग किया करते थे। हुंडीज ये एक, जैसे आजकल चेक होते हैं, वैसे ही उस टाइम पर हुंडीज हुआ करती थी। हुंडीज एक तरह से हम ये बोल सकते हैं चेक इक्वल्स टू हुंडीज, और चेक ही हुंडी होता है। बैंकर्स मोस्टली पूरी कंट्री में फैले हुए थे। तो जैसे यूपी में साहूकार कहा करते थे इन्हें, गुजरात में सर्राफ कहा करते थे। ऐसे ही पूरी कंट्री में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता था। और ये लोग जो हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था, कोई भी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं थी जिसके थ्रू वो रजिस्टर हो पाए। मतलब ये रजिस्टर्ड लोग नहीं थे। तो अभी हम देखते हैं कि इनके बैंकर्स के फंक्शन क्या होते हैं। इनके फंक्शंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है उनके बैंकिंग फंक्शंस, एक होते हैं नॉन बैंकिंग फंक्शंस। तो बैंकिंग फंक्शंस में क्या क्या फंक्शंस आते हैं। एक तो वो मनी को डिपॉजिट करते हैं कि अगर कोई जैसे चाहता है अपना एक्स्ट्रा मनी सेव करने के लिए कहीं मतलब सेव करना चाहता है, तो वो उनके पास डिपॉजिट कर सकता है। और एक होता है इनका लोन का प्रोसेस होता है, मतलब लोन देना इनका एक फंक्शन होता है। तो जो लोग इन्हें वो देकर जाते हैं, डिपॉजिट करके जाते हैं, इन्हें मनी डिपॉजिट करके जाते हैं, तो उस मनी को ये एज अ लोन भी दे सकते थे किसी दूसरे इंसान को, और वहाँ से अपना इंटरेस्ट कमाकर थोड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते थे। एक और फंक्शन हुआ करता था कि ये हुंडीज में डील क्या करते थे। तो भी हुंडीज क्या होती है, हुंडीज एक नोट होता है जिस पर लिखा होता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन जिसका डिपॉजिट हुआ होता है मनी, वो लिखता है वो नोट किसी और को मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे आजकल चेक्स होते हैं, तो वही हुंडीज हुआ करती थी पहले। तो हुंडीज भी 2 टाइप्स की हुआ करती थी, एक होती थी दर्शनी और एक होती थी मुद्दती। तो दर्शनी जो होती थी वो ऐसी होती थी कि जैसे अगर हम चेक पर कोई परफेक्ट डेट ना डालें तो वो सीधे चेक जमा करे और पैसे ले जाए किसी भी टाइम में, किसी भी डेट को। और मतलब इसकी स्पेसिफिक डेट नहीं होती थी, कभी भी वो ले जा मनी ट्रांसफ़र हो सकता है जब भी वो सबमिट कर दे उसे। एक होती थी मुद्दती, जैसे किसी स्पेसिफिक डेट तक वो जो है नहीं होंगी और उसी स्पेसिफिक डेट को ही वो क्या बोलता है मनी ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो होता है मुद्दती। फिर नेक्स्ट टॉपिक नॉन बैंकिंग फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बैंकर जो होता है वो बैंकिंग के अलावा भी काफ़ी काम करता है अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो इसमें वो मेनली 3 टाइप के काम करता है, स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स, कमीशन एजेंट और अदर बिजनेसेस। तो स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, ये वो ट्रेड्स होते हैं, वो व्यापार होते हैं जिसमें कि एक तरीके सट्टा लगाते हैं। ये सट्टा व्यापार मतलब होता है इसका।
तो जिससे कि उनका इनकम बढ़े। तो अभी हम आगे देखते हैं कमीशन एजेंट्स। वो ऐसा कमीशन एजेंट्स वर्क करते हैं, मतलब किन्हीं दो लोगों को के बीच में ये ऐसा एजेंट वर्क करते हैं और बीच में कमीशन लेते हैं उनसे। जैसे आपने देखा होगा LIC एजेंट्स होते हैं वो सभी। तो अदर बिजनेसेस वो अपनी शॉप्स वगैरह खोलते हैं, ये सभी। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मेथड्स ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स। तो एक जो इंडिजिनियस बैंकर होते हैं उनकी इतनी इनकम नहीं हो पाती है खाली बैंकिंग से, तो वो बिजनेस भी करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो जो बैंकर्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं उसके लिए उन्हें कुछ परफेक्ट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं जिसके साथ वो एक अपना बैंकिंग भी करते रहें और अपना बिजनेस भी करते रहें। तो बैंकर्स जो होते हैं वो मेनली किस तरह के बिजनेस करते हैं जिसमें कि उनके टाइम की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जो बिजनेस करते हैं वो बहुत सिंपल हो, उनके कोई फिक्स्ड आवर्स ना हो, मतलब फिक्स्ड वर्किंग आवर्स ना हो, उनका जो बिजनेस हो वो बहुत सिस्टमेटिक हो और उसमें रिस्क भी कम हो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखकर वो बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेथड्स ऑफ एडवांसिंग लोन्स बाय इंडिजीनियस बैंकर्स। कि जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं उनसे हम लोन कैसे ले सकते हैं, ये सब मतलब उस ज़माने में उस टाइम पर लोन्स कैसे लिया करते थे लोग, अभी नहीं। तो लोन्स अगेंस्ट रिसिप्ट्स। तो ऐसा होता था कि जो लोन्स लेते थे, जो बोरोवर होते थे, उन्हें रिसिप्ट मिलती थी कि ऐसा ऐसा आपने लोन लिया है, ये सब। वही लोन्स, ये जो लोन्स होते थे उसके लिए एक जैसा बही खाता होता है, इसी तरह से एक उनकी अकाउंट्स बुक में वो लिख लिया करते थे कि ऐसा ऐसा इस बंदे ने लोन लिया और उसके सिग्नेचर करवाते थे बोरोवर के। नेक्स्ट टॉपिक मॉर्टेज। मॉर्टेज मतलब उससे जो बोरोवर होता था उसका कुछ कोलेटरल, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसके बेसिस पर, जैसे अभी हम कोई लोन लेते हैं, अभी आज के टाइम में अगर कोई हम लोन लेते हैं तो उसमें हमें अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या कुछ और ऐसी चीज़ दिखानी पड़ती है जिसके बेसिस पर हमें लोन मिलता है। तो जैसे अगर होम लोन लेते हैं तो हमें अपने घर के पेपर्स सबमिट करने पड़ते हैं वहाँ। इसी तरह से उसमें भी ऐसा ही हुआ करता था कि कुछ ना कुछ ऐसा कोलेटरल हमें वहाँ पर सबमिट करना पड़ता था जिससे कि वो जो मनी लेंडर होता था वो हमें आराम से दे देता था, जो बैंकर होता था वो। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। तो बैंकर्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस थी ये देखते हैं। क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। ये जो थे ये छोटे व्यापारियों को, जो छोटे बिजनेसमैन थे उन्हें लोन्स दिया करते थे जिससे कि वो जो ट्रेडर्स थे, वो जो बिजनेसमैन थे, वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते थे और अपने बिजनेस को आराम से चला सकते थे। टू एग्रीकल्चर, ये जो बैंकर्स थे वो फार्मर्स को लोन्स दिया करते थे जिससे कि वो आसानी से खेती कर पाए। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मतलब ये जो लोन होता था ये काफ़ी लंबे समय के लिए होता था जिससे कि जो बोरोवर है उसे बहुत आसानी हो, वो आसानी से उस लोन को पे कर पाए, रीपे कर पाए। जैसे कि आज के टाइम में EMIs होती हैं बैंक्स की, तो वो लंबे टाइम के लिए इसी वजह से होती है कि जो बोरोवर है वो आसानी से पे कर पाए। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी कम्युनिटीज़ थी जो ट्रेड किया करती थी। तो उन कम्युनिटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मर्चेंट्स, सर्राफ एंड मनी लेंडर और ब्रोकर। देखते हैं कि मर्चेंट में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ आती थी। तो मर्चेंट्स मेनली वैश्यास कम्युनिटीज़ से होते थे जिसमें कि
चीफ सबकास्ट थी बनियाज। ये मेनली हिंदूज एंड जैन्स फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका फुल कंट्रोल था नॉर्थ इंडिया पर। मतलब नॉर्थ इंडिया में मेनली जो मर्चेंट थे वो वैश्याज कम्युनिटी से थे। तो यहाँ पर एक और कम्युनिटी होती थी बंजाराज नाम से। तो ये कम्युनिटी जो थी वो विलेजेस में और विलेजेस और सिटीज़ के बीच में जो जगह होती थी वहाँ पर ये ट्रेडिंग का काम किया करते थे, वहाँ पर सामान बेचा करते थे। ये लोग बहुत कम सामान, मतलब कि इनके पास वैरायटी नहीं होती थी सामान की ज़्यादा, वो बहुत कम सामान बेचा करते थे और ये मोस्टली फूड आइटम्स बेचा करते थे जिसमें कि पल्सेस वगैरह बेचा करते थे। और कुछ लोग इनमें एनिमल ट्रेडिंग भी किया करते थे, गाय भैंसों को बेचा करते थे। हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, सर्राफ्स एंड मनी लेंडर्स। तो ये जो लोग थे ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये डबल रोल किया करते थे, मतलब दो काम एक साथ किया करते थे। ये सर्राफ हुआ करते थे, मतलब गोल्ड स्मिथ थे ये, और ये पैसा भी दिया करते थे, एज अ बैंकर काम किया करते थे। हम ये भी कह सकते हैं ये लोन दिया करते थे लोगों को। तो भी हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी ब्रोकर्स की तरफ चलते हैं। इस कैटेगरी में दलाल्स जो थे वो वर्क किया करते थे, मतलब इसमें दलाल कम्युनिटी के लोग होते थे। ये एज अ मीडिएटर काम करते थे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। ये कोई ऐसा इंसान होता था जो किसी प्रोड्यूसर को भी जानता हो और उस प्रोड्यूसर, मतलब वो जो प्रोड्यूसर जो है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके कंज्यूमर को भी जानता हो, तो वो दोनों को मिलाता था और बीच में कमीशन लेता था। इस तरह से वो कमाता था। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, तो अगर हमें ट्रांसपोर्ट अपने कंट्री के अंदर ही करना हो तो उसमें बुल कार्ट्स, कैमल्स, डंकीज ये सब यूज़ किए जाते थे एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हमें कहीं फॉरेन में ट्रेड करना होता था तो वो शिप्स का यूज़ किया करते थे और उससे ट्रेड किया करते थे, उससे ट्रांसपोर्ट किया करते थे प्रोडक्ट्स का। तो अभी हम देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या पोजीशन थी। तो इंडियन इकोनॉमी जो थी वो पहले बहुत प्रीशियस थी, मतलब इंडिया एक बहुत ही वेल्दी कंट्री था और बहुत ही रेयर और आर्टिस्टिक थिंग्स थी जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, और जिसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड था उसकी नज़र में इंडिया एक बहुत ही वेल्दी कंट्री था। और इसी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, और जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में तभी से इंडिया का ट्रेड और उसकी वेल्थ धीरे धीरे कम होने लगी और थोड़ा वीक कंट्री होना शुरू हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही फोकस किया ट्रेड पर और कॉमर्स पर, जिसकी वजह से आज इंडियन ट्रेड जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है और अपने क्लाइमेक्स पर है। तो यही हमारा खत्म होता है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो आज की हमारी वीडियो भी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें मेमोरी मंथन को। और अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आप हमें इंस्टा पर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।